नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक कहानी यह भी का सेकंड पार्ट। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। अभी टाइम निकालें और नीचे जो एक लाइक का बटन है उसे ज़रूर टैप करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं, लेखिका सबसे छोटी हैं। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी, 7 इयर्स की थी, जब उनकी एल्डर सिस्टर जो है उसकी मैरिज हुई। उनकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है, लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के आंगन के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले हैं। यानी घर के आगे एक बड़ा सा प्लेस जो खाली पड़ा रहता है, वहीं पर वो सारे गेम खेलती थी। इसमें सतौलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ा यानी हाइड एंड सीक, काली टोली, तो कमरों में गुड्डे गुड़ियों के बहार रचाना, पास पड़ोस के सहेलियों के साथ, तो नेबर में जो भी उनके फ्रेंड्स थे उनके साथ मिलकर ये सारे गेम वो खेलती थी। यूँ खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला है और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया है। जब काइट जो है उसके अंदर जो थ्रेड यूज़ होता है उसको मजबूत करने के लिए ये वाली प्रक्रिया की जाती है। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर से बाहर अधिक रहता था और हमारी सीमा घर में, यानी लड़कियां जो हैं वो घर में रहती थी और लड़के बाहर भी खेल सकते थे। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारें घरों तक समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसीलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ ये महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने की इस आधुनिक दबाव में महानगरों के फ्लैट्स में रहने वालों को हमारे इन परंपरागत पड़ोसी कल्चर के विच्छिन्न करके हमने कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। तो लेखिका है अपना बचपन याद करके बोल रही है कि उस समय में क्या होता था कि लड़कियां जो है वो घर में ही खेलती थी और लड़के जो है वो बाहर भी खेलने जाया करते थे। लेकिन घर का मतलब ये नहीं होता था कि लड़कियां केवल अपने ही घर में, वो अपने नेबरहुड में चाहे किसी भी घर के अंदर जाकर खेल सकती थी। लेखिका इसके ऊपर अफसोस कर रही है कि आज जो संस्कृति में बदलाव हुआ है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, लोग अपने एल्डर्स को छोड़कर थोड़ा दूर रहने लगे हैं या फ्लैट्स में रहने लगे हैं। लेकिन उससे क्या हुआ है कि लोग अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं। वो जो है हर तरह से वो क्या सोचते हैं कि वो हमेशा डरे हुए रहते हैं। अपने बच्चों को अपने पड़ोसी के यहाँ तक छोड़ने में उन्हें संकोच होता है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, यानी अजमेर में वो जो ब्रह्मगिरी मोहल्ले में रहते थे, कॉलोनी में, वहाँ के, जहाँ मैंने अपनी किशोरावस्था गुजारी और अपनी युवावस्था का आरंभ किया। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच में मैं बड़ी हुई थी। लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर इतनी गहरी थी कि इस बात का एहसास मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल में भी उनकी भाव भंगिमा, भाषा किसी भी प्रकार में धुंधला नहीं किया है। तो लेखिका कह रही है कि बहुत ईयर्स जो हैं वो चले गए हैं, बड़ी होने के बाद उन्होंने लिखना शुरू किया, लेकिन फिर भी उन लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन, उनकी लैंग्वेज जो है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि उन्हें याद नहीं है। सब कुछ उन्हें बहुत ही आसानी से याद है और बिना किसी विशेष प्रयास के सहज भाव से वे उतरते चले गए। यानी जब वो लिखने लगी तो सारे पात्र उन्हें याद थे। उसी समय के दा साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज के इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था। यह एक सुखद आश्चर्य था। उस समय हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्यता थी कि उम्र के 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। उनके परिवार में जो लड़की जो है 16 इयर्स की हो गई और उसने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली तो उसका विवाह कर दिया जाता था। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त कर ली और शादी करके कलकत्ता चली गई। 2 बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों का जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ सुगढ़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर रहूं।
तो उनकी बड़ी बहन और भाई जो जैसे ही चले गए, पिताजी का पूरा फोकस जो है वो लेखिका पे हो गया। और उन्होंने क्या किया, जो उस समय क्योंकि उनके यहाँ पे जल्दी ही शादी हो जाती थी तो घर के काम भी जो है लड़कियों को सिखाए जाते थे, यही उसकी उम्र थी। लेकिन पिताजी उसे रसोई में जाने से मना करते थे। रसोई को वह भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहाँ रहने वाले अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकते हैं। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहस होती थी, यानी डिबेट होती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। चाय पानी और नाश्ता देने जाती थी तो पिताजी मुझे वहां बैठने को कहते थे। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश के चारों ओर क्या हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 1942 के आंदोलन के बाद तो सारा देश जैसे खौल रहा था और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध और मतभेद तो मुझे दूर दूर तक समझ में नहीं आते थे। हाँ, क्रांतिकारी और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण और कुर्बानियों से ज़रूर मन आक्रांत रहता था। तो उस समय उनके घर में पिताजी के पास हमेशा लोग इकट्ठे रहते थे और स्वतंत्रता का समय चल रहा था तो स्वतंत्रता की बातें भी होती थी। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनते हुए, बिना चुनाव किए, बिना लेखन की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से उनका परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने कखहरा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और इसी साल नियुक्ति हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। खुद चुन चुनकर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहस की तो 2 साल बीतते बीतते साहित्य की दुनिया के शरद चंद्र से बढ़कर जैनेन्द्र, अंगे, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर फैलती ही चली गई। तो उनकी जो टीचर ने उन्हें कहा कि बुक्स जो हैं वो सेलेक्ट करके पढ़नी चाहिए। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटी छोटी सरल वाक्य वाली शैली ने मुझे बहुत आकृष्ट किया। सुनीता उपन्यास जो उनका था बहुत ही अच्छा लग गया। अज्ञेय जी का उपन्यास शिखर एक जीवनी पढ़कर जरूर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया। कुछ सालों के बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शिखर को फिर से पढ़ गई। इस बार कुछ समझ में आया। शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लगे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र, त्यागपत्र, भगवती बाबू की चित्रलेखा पढ़ा। शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में कितना समझ सकती थी समझा। तो इस तरह से लेखिका साहित्य के अंदर सक्रिय होने लगी। शीला अग्रवाल जो उनकी टीचर हैं, ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया बल्कि घर की 4 दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उन्हें स्थितियों का सक्रिय भागीदार बना दिया। सन 46-47 के दिनों में वे स्थितियां, उनमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला? प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र थे और पूरे दमखम जोश खरोश के साथ इन सबसे जुड़ना हर युवा का उन्माद था। तो उस समय पे 1947 का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और लेखिका भी उसके अंदर इन्वॉल्व होने लगी। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। स्थितियाँ यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। पिताजी की आज़ादी की सीमा यही थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूँ बैठूँ, जानू समझूँ, हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़कियों को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करने मुश्किल हो रहा था। तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए, जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं, सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ, राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता ही रहा। तो उस समय लड़कियों के ऊपर बहुत रोक टोक थी, लेकिन क्योंकि लेखिका स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट करती थी तो वो बिना डरे बाहर निकलती थी। पिताजी से कई बार उनका टकराव भी हुआ, लेकिन उन्होंने इसके अंदर भी पूरी शिद्दत से काम किया।
यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की अधूरी थी। यह सिद्धांत था कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक बार उनके कोप से बच गई, यानी क्रोध से, उनके गुस्से से। एक बार कॉलेज के प्रिंसिपल का पत्र आया। पिताजी आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए, यानी गुस्सा हो गए। यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े हैं, किसी ने यह दिन नहीं दिखाया। गुस्से से इतने भनभनाए हुए वे गए थे और लौटकर क्या कहर बरपेगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस में एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा, सारी कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चलता है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे किसी तरह डरा धमकाकर, डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं और अगर तुम लोगों का एक इशारा कर दो तो क्लास छोड़कर बाहर आ जाते हैं। तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलना मुश्किल हो गया है, उन लोगों ने कहा तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ गर्व से कह रहे थे कि यह तो पूरे देश की पुकार है। तो उन्होंने जब पिताजी प्रिंसिपल से मिलके आए तो देखा कि उनकी बेटी तो कॉलेज में बहुत फेमस है और यही उसके पिताजी की कमज़ोरी थी कि वो समाज के अंदर प्रतिष्ठा पाना को अच्छा समझते थे। इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक रह गई, यानी वो सरप्राइज हो गई। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, ना कानों पर यह हकीकत थी, यानी यही हो रहा था। एक घटना और, आज़ाद हिंद फौज के मुकाबले का सिलसिला था। सभी कॉलेज, स्कूल, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान, यानी स्ट्राइक थी। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बड़ा समूह वहाँ जाकर हड़ताल करवाता था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वक्त चौपड़ पर इकट्ठा हुआ और फिर भाषणबाजी हुई, यानी कि लोग जो हैं वो एक जगह पर मिले। इस बीच पिताजी के एक निहायती दकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह से पिताजी की लू उतारी। उसे अरे अब मनु की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ है? ठीक है, लड़कियों को आज़ादी दो, पर देखते हैं जाने कहाँ कहाँ उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती है, हुड़दंग मचाती फिर रही है। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू का ख्याल भी नहीं है आपको। तो इस तरह से वो पिता को कहते हैं कि आपकी बेटी जो है वो लड़कों के साथ घूम रही है। वे तो आग लगाकर चले गए। पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया था, लोग घर आकर थू करके चले जाए। बंद करो इस मनु को घर से निकलना। इस सबसे बेखबर में रात होते पर घर लौटी। पिताजी एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र, यानी बहुत क्लोज फ्रेंड, अजमेर के प्रतिष्ठित सम्मानित डॉक्टर अंबालाल बजाज जी बैठे थे। उन्होंने मुझे देखते ही बड़े गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ मनु। मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधे भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो? भंडारी जी घर से बाहर निकला करो। यू हैव मिस समथिंग। और फिर धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे, पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदल रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर वाली गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। तो उनके फ्रेंड ने आकर मनु की तारीफ कर दी, जिससे वो गुस्से से बच गई पिताजी के। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना ही समझ में आता है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था कि उनके मुंह से प्रशंसा बनकर, यानी उसकी बड़ाई बनकर बह रहा था। यह भी हो सकता था कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूँ धुआंधार बोलते चले जाने ही इसका मूल रहा हो। यानी उस समय औरतों के ऊपर बहुत पाबंदियां थी और लेखिका बहुत अच्छे से लेक्चर दे रही थी, पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधियों के बीच जीते थे। एक और विशिष्ट बनना और बनने की प्रबल लालसा, तो उनकी दूसरी और सामाजिक छवि के प्रति उनकी सजगता, पर
क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का रास्ता ही टकराहट का, यानी अगर आप फेमस हो गए तो आपको समाज में जो धारणाएं हैं उनके विरुद्ध भी कभी कभी चलना पड़ेगा। सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग ना मचे, इसीलिए जुलाई के 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषेध कर दिया, मतलब उनको कॉलेज के अंदर एंटर होने से रोक दिया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त के आखिरी 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी और सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चिर प्रतिष्ठित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई, यानी उन्होंने कॉलेज को खुलवाया अपने लिए, लेकिन उसी समय शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 यानी हमने स्वतंत्रता भी प्राप्त कर ली थी। तो लेखिका ने कहा कि स्वतंत्रता की बड़ी खुशी के पीछे उनका जो संघर्ष था उसकी खुशी उनके लिए छोटी पड़ गई। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।